हेलो फ्रेंड्स। आज मैं बात करने वाला हूँ प्रोस्टेट ग्लैंड डिजीज के बारे में। मेरा नाम है डॉक्टर सनीश शुंगारपुरे। मैं यूरोलॉजिस्ट हूँ। मेरा क्लिनिक खारगर नवी मुंबई में है एंड एम अटैच्ड टू अपोलो हॉस्पिटल इन नवी मुंबई। तो पहले हम जान लेते हैं कि प्रोस्टेट ग्रंथि क्या रहती है। तो प्रोस्टेट ग्रंथि, जिसको पुरुष ग्रंथि बोलते हैं, ये प्रोस्टेट ग्रंथि सब आदमी लोग में रहती है और औरत में नहीं रहती है। ये पेशाब की थैली यानी ब्लैडर के नीचे बसी हुई रहती है। इसका छोटे से अखरोट जैसा रहता है और इसका काम रहता है कि जो वीर्य बनता है 99% पानी ये प्रोस्टेट ग्रंथि से बनता है और ये पेशाब की जो नली है वो प्रोस्टेट ग्रंथि के अंदर से जाती है। अभी प्रोस्टेट में क्या क्या बीमारियां हो सकती है, तो प्रोस्टेट में बीपीएच या एनलार्ज प्रोस्टेट ये सबसे कॉमन बीमारी है। दूसरा है प्रोस्टेटाइटिस, तीसरा है प्रोस्टेट कैंसर। और इन तीनों बीमारियों का ट्रीटमेंट भी अलग है, इनका डायग्नोसिस भी अलग है। तो जो मैंने बताया कि कॉमन डिसऑर्डर्स कौन से हैं, एक तो प्रोस्टेटाइटिस है, दैट इज इन्फेक्शन। दूसरा लो टेस्टोस्टेरोन हो सकता है। तीसरा इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। फिर बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया यानी प्रोस्टेट ग्रंथि की सूजन। और प्रोस्टेट कैंसर। अभी देखते हैं प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के बारे में। जो सबसे कॉमन बीमारी है, तो ये जो बीपीएच या एनलार्ज प्रोस्टेट है, ऑलमोस्ट 50 साल के उम्र के ऊपर पाई जाती है। और ओपीडी में आने वाले पेशेंट्स जो यूरोलॉजिस्ट के पास आते हैं, ऑलमोस्ट सबसे 10 बीमारियों में से ये सबसे कॉमन बीमारी है। तो ऑलमोस्ट 50 साल के ऊपर एज के अबव जो आदमी रहते हैं, उनमें ऑलमोस्ट 50% लोगों में ये बीमारी रहती है। और जैसे उम्र बढ़ती जाती है 70 और 80 साल में, तो इसका प्रतिशत भी बढ़ते जाता है। ऑलमोस्ट 90% दे आर अफेक्टेड। तो जैसे मैंने बताया कि ये पेशाब की थैली के नीचे ये प्रोस्टेट ग्रंथि बसी हुई रहती है और पेशाब की जो नली है उसके अंदर से जाती है। जैसे ये बढ़ जाती है तो पेशाब की नली दब जाती है। इसी कारण उसके सिम्टम्स रहते हैं। तो एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि ये कैंसर बिल्कुल नहीं है और ना ही इससे जान को कोई खतरा है। ये उम्र के साथ होने वाली बीमारी है। लेकिन इससे जो सिम्टम्स होते हैं, इससे पेशेंट के क्वालिटी ऑफ लाइफ में बहुत दिक्कत आ सकती है और इससे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। तो ये 50 साल की उम्र के बाद ये प्रोस्टेट ग्रंथियाँ बढ़ने लगती हैं। अभी ये प्रोस्टेट एनलार्जमेंट को हमारी मेडिकल भाषा में बीपीएच करके कहा जाता है। तो बीपीएच क्या है? तो बीपीएच, बी स्टैंड्स फॉर बिनाइन। बिनाइन मीन्स नॉन कैंसरस, इसमें कैंसर बिल्कुल नहीं है। पी मीन्स प्रोस्टेट, रिलेटेड टू प्रोस्टेट ग्लैंड। एंड हाइपरप्लेसिया मीन्स सेल्स की बढ़ोतरी, इसको मोर सेल्स देन नॉर्मल, इसको बोलते हैं बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया। अभी अगर आपको बीपीएच है, इसका मतलब ऐसा है क्या कि आपको प्रोस्टेट कैंसर है? तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि बीपीएच बोले तो बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया, इसमें बिल्कुल आपको कैंसर होने की संभावना नहीं है। बट फिर भी मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि बीपीएच में भी एक 5% चांस रह सकता है कि कैंसर उसके साथ साथ भी हो सकता है। ऐसे नहीं है कि बीपीएच से कैंसर होता है, लेकिन कैंसर उसके साथ साथ भी रह सकता है। दूसरा, बीपीएच और प्रोस्टेट कैंसर के जो सिम्टम्स है वो एक तरह जैसे है। और जो हम टेस्ट करते हैं पीएसए का, वो बीपीएच को प्रोस्टेट कैंसर से डिस्टिंग्विश नहीं करते हैं, जैसे मैं बाद में बताऊंगा आपको। तो बीपीएच यानी प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट के सिम्टम्स क्या है? तो एक तो पेशेंट को बार बार पेशाब जाने की चाह होती है, तो बार बार पेशाब जाना पड़ता है। ऑलमोस्ट दिन में आधा एक घंटे, 1 डेढ़ घंटे में पेशाब जाना पड़ता है। ऑलमोस्ट 8-10 बार पेशाब जाना पड़ता है। कभी कभी नाइट में भी पेशाब के लिए उठना पड़ता है, जैसे 2 से 3 दफा से ज्यादा उठना पड़ता है। कभी कभी अर्जेंसी हो जाती है। अर्जेंसी में पेशाब जिसको रोक नहीं पाते हैं उसको अर्जेंसी बोलते हैं। कुछ पेशेंट्स को अर्ज इनकॉन्टिनेंस हो जाता है, यानी पेशाब लगने के बाद वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और उनके पैंट में पेशाब हो जाती है। पेशाब की धार जो है वो बहुत धीमी हो जाती है और पेशाब करने के बाद भी ऐसा लगता है कुछ पेशाब रह गया करके। तो ये सब सिम्टम्स है बीपीएच के। अभी बीपीएच से क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है उसमें बहुत सारा इफेक्ट होती है। तो कैसे इफेक्ट होती है कि उनको पानी कम पीना पड़ता है।
उनको जब भी पेशेंट जब बाहर जाते हैं घर के बाहर, तो पहले उनको देखना पड़ता है कि जहाँ पे वो जा रहे हैं, वहाँ पे टॉयलेट की सुविधा है कि नहीं है, और वो ऐसे प्लेसेस में जाना अवॉइड करते हैं, जैसे शादी में, चर्च में, मूवीज़ में, जहाँ पे टॉयलेट की सुविधा ईज़िली नहीं मिल पाती है। फिर कौन सा भी ट्रैवल करने से पहले वो पानी नहीं पीते हैं। फिर आउटडोर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ है, वो अवॉइड करते हैं। रात में उनकी नींद खराब होती है क्योंकि बहुत बार उठना पड़ता है। इसके लिए नाइट में उनकी स्लीप इफेक्ट हो जाती है, तो दिन का काम इफेक्ट हो जाता है। अभी बीपीएच किसको हो सकता है? ऑलमोस्ट 50% लोग 50 साल के ऊपर इनको बीपीएच हो सकता है। जैसे उम्र बढ़ते जाती है, तो वैसे ही बीपीएच का प्रमाण भी बढ़ते जाता है। तो 80 साल में ऑलमोस्ट 80% लोगों को बीपीएच हो सकता है। तो इसके रिस्क फैक्टर्स क्या है? तो जैसे ओबेसिटी है, लैक ऑफ एक्सरसाइज़ है, अगर आप एक्सरसाइज़ नहीं करते, सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल जिसको बोलते हैं, और हाई बॉडी मास इंडेक्स, तो इन सबसे बीपीएच के लिए रिस्क फैक्टर है। अभी बीपीएच के बॉडी पे क्या-क्या इफ़ेक्ट हो सकते हैं? तो पेशेंट की यूरिन पूरी तरह से खाली नहीं होती है, और वो यूरिन अंदर रह जाती है, उसमें इन्फेक्शन की संभावना रहती है। अगर पेशेंट को डायबिटीज़ रहेगा तो इन्फेक्शन की संभावना बहुत बढ़ जाती है। यही यूरिन ऊपर किडनी तक जाता है, तो किडनी में इफ़ेक्ट हो जाती है, और पेशेंट को किडनी स्टोन्स, यूरिनरी ब्लैडर में स्टोन्स हो रहे हो सकते हैं। बार-बार यूरिन पीने के कारण ब्लैडर में इन्फेक्शन होता है, जिसको सिस्टाइटिस बोलते हैं। इसके कारण पेशेंट को यूरिन में ब्लड भी आ सकता है। फिर पेशेंट को यूरिन लीकेज हो सकता है, जिसको इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन बोलते हैं। तो एनलार्ज्ड प्रोस्टेट का डायग्नोसिस कैसे करते हैं? तो इसके लिए आपके आपके यूरोलॉजिस्ट की मदद लेनी चाहिए। यूरोलॉजिस्ट आपकी प्रॉपर हिस्ट्री लेंगे, उसमें आपको पूछेंगे कि ये जो सिम्पटम्स है प्रोस्टेट के, ये कब से है, ये सब पूछेंगे आपको। फिर आपका एक एग्ज़ामिनेशन करेंगे, जिसको बोलते हैं डिजिटल रेक्टल एग्ज़ामिनेशन ऑफ प्रोस्टेट बोलते हैं। ये संडास की रास्ते से एक उँगली डालेंगे, जिससे प्रोस्टेट की सतह को नापेंगे। उसमें पता चलेगा कि प्रोस्टेट कितना बढ़ गया है, प्लस उसमें कुछ कैंसर की संभावना है कि नहीं पता चले जाएगी। प्लस आपका एक टेस्ट करेंगे, जिसको यूरोफ्लोमेट्री टेस्टिंग बोलते हैं, जिसमें यूरिन की स्पीड की टेस्टिंग करते हैं। और बाकी सिम्पटम्स को इवैल्यूएट करने के लिए बहुत सारे स्कोर्स हैं उनके पास, जैसे एयूए स्कोर रहता है, आईपीएसएस स्कोर रहता है। तो अमेरिकन यूरोलॉजिकल एसोसिएशन ने कुछ गाइडलाइन दिए हुए हैं, जिसमें हम सिम्पटम्स को क्लासिफाई करते हैं कि माइल्ड सिम्पटम्स है, मॉडरेट सिम्पटम्स है, सीवियर सिम्पटम्स है। वो हिसाब से हम पेशेंट को क्या ट्रीटमेंट करेंगे, वो डिसाइड करते हैं। जैसे पेशेंट को माइल्ड सिम्पटम्स रहेंगे, यानी उनका स्कोर 7 से कम है, तो दैट इज़ कॉल्ड माइल्ड सिम्पटम्स, और उनके क्वालिटी ऑफ लाइफ पे कुछ इफ़ेक्ट असर नहीं पड़ रहा है, तो उसके लिए हम वॉचफुल वेटिंग करते हैं। वॉचफुल वेटिंग यानी क्या है कि उसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ देखते रहना, जिसको बोलते हैं वॉचफुल वेटिंग, प्लस साइड बाय साइड इन्वेस्टिगेशन करते रहना, ये देखने के लिए कि बॉडी पे कुछ असर नहीं पड़ा है। अगर पेशेंट को सिम्पटम्स मॉडरेट हो या सीवियर कैटेगरी में रहते हैं, तो उसमें हम पेशेंट के साथ ट्रीटमेंट ऑप्शन डिस्कस कर सकते हैं। तो ट्रीटमेंट ऑप्शन में है मेडिकल थेरेपी, फिर सर्जिकल थेरेपी। तो जैसे मैंने बताया कि ओबेसिटी या हाई बॉडी मास इंडेक्स, स्ट्रेस लेवल ज़्यादा रहेगा, और सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल, यानी इनएक्टिविटी जो है, इन सब से प्रोस्टेट डिज़ीज़ की मात्रा बढ़ जाती है। तो इसके लिए आपको एक्सरसाइज़ करना चाहिए, और आपके वेट को कंट्रोल में रखना चाहिए, स्मोकिंग और टोबैको को बंद करना चाहिए, और एक्टिव रहना चाहिए। तो जैसे मैंने बताया दोस्तों कि इसमें ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, एक तो वॉचफुल वेटिंग है, फिर मेडिकेशन है, फिर इन ऑफिस थेरेपी है, और फिर सर्जिकल थेरेपी। तो इसमें वॉचफुल वेटिंग जैसे मैंने बताया, तो ये जो वॉचफुल वेटिंग है, ये उन लोगों के लिए है कि जिनमें कुछ सिम्पटम नहीं है। बेसिकली उनमें हम कुछ दवाई चालू नहीं करते हैं, सिर्फ़ उनमें हम बोलते हैं कि आप लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन करा लो, जैसे वेट रिडक्शन करा लो, स्मोकिंग अवॉइड कर लो, एक्टिव रहो, सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल अवॉइड करो, डोंट ईट फैटी फूड, डोंट ईट हाई कैलोरी फूड्स। देन उनका हम ब्लड टेस्ट करते हैं, किडनी पे कुछ असर पड़ा है कि नहीं देखने के लिए, उनका हम सोनोग्राफी करते हैं, किडनी और ब्लैडर और प्रोस्टेट देखने के लिए। फिर उनका हम यूरोफ्लोमेट्री करते हैं, उनका यूरिन का स्पीड देखने के लिए। एंड वो पेशेंट्स को जस्ट हम नज़र में रखते हैं, और उनका 6-6 महीने में, 1 साल में हम ये टेस्टिंग करते हैं।
ये देखने के लिए कि उनमें ये सिम्पटम्स वही रह रहे हैं कि सिम्पटम बढ़ रहे हैं। अगर सिम्पटम बढ़ रहे हैं तो हम उनको मेडिकल थेरेपी पे शिफ्ट करते हैं। दिस इज़ कॉल्ड एज़ वॉचफुल वेटिंग। जो पेशेंट्स मॉडरेट कैटेगरी में है सिम्पटम्स और उनके क्वालिटी ऑफ लाइफ पे भी मॉडरेट असर पड़ रहा है, उनके लिए हम मेडिकेशन देते हैं। तो आजकल बहुत अच्छी-अच्छी मेडिकेशंस हैं। ये मेडिकेशन बेसिकली क्या करती है कि प्रोस्टेट का साइज़ कम करती है और प्रोस्टेट से जो पेशाब के नली पे दबाव पड़ा है, वो दबाव को कम करती है, जिससे पेशाब करने में आसानी हो जाए। प्लस कुछ मेडिकेशंस है जिससे पेशाब की जो मात्रा है, सुबह की और रात की जो मात्रा है, जो कंट्रोल नहीं हो पाता है, ये कंट्रोल हो जाता है क्योंकि उससे पेशाब की थैली का वॉल्यूम बढ़ जाता है। फिर सर्जिकल थेरेपी में अ, दिस इज़ कॉल्ड टीओआरपी सर्जरी या लेज़र प्रोस्टेट सर्जरी। तो दिस इज़ डन फॉर पेशेंट्स हू आर हैविंग सीवियर सिम्पटम्स, जिनको ज़्यादा सीवियर सिम्पटम्स है प्रोस्टेट के, उनके लिए हम ये सर्जरी रखते हैं, जिसको बोलते हैं टीओआरपी, दैट इज़ ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट सर्जरी। तो बेसिकली ये जो सर्जरी है, इसमें अंडर एनेस्थीसिया ऑपरेशन थिएटर में एक दूरबीन डालते हैं पेशाब के रास्ते में। आप देख रहे हैं ये फ़ोटो में कि यहाँ पे एक दूरबीन डाला हुआ है और ये पेशाब के रास्ते से प्रोस्टेट तक जाती है और ये जो प्रोस्टेट जो बढ़ गया है, जिससे पेशाब की रास्ता ब्लॉक हो गई है, तो हम दूरबीन से, एंडोस्कोपी से, लेज़र से इसको खोल देते हैं। तो इसको बोलते हैं टीआरपी सर्जरी। तो ये जो सर्जरी है, दिस इज़ द फाइनल स्टेप इन बीपीएच मैनेजमेंट। और ये सर्जरी होने के बाद मैं बताना चाहता हूँ, कुछ लोगों को दिल में शंका रहती है कि इससे वापस प्रोस्टेट बढ़ जाता है? तो नहीं, इससे प्रोस्टेट बढ़ता नहीं है। तो एक बार सर्जरी हो जाती है, सो दैट इज़ फॉर लाइफ टाइम। एक बार इधर आप गोलियाँ खाओ लाइफ टाइम, नहीं तो आप सर्जरी करो एक बार के लिए। अभी हम देख लेते हैं प्रोस्टेट कैंसर के बारे में। तो प्रोस्टेट कैंसर अगर मन में दिखते हैं या कोई भी कैंसर हम देखते हैं या नाम सुनते हैं, तो हमारे मन में क्या ख़्याल आता है? तो व्हाट डज़ द वर्ड कैंसर मीन टू यू? कैंसर मीन्स कोई बड़ी बीमारी है, बहुत खतरनाक बीमारी है, एकदम कैंसर हो गया तो इसके आगे कुछ भी नहीं हो सकता है, टर्मिनल डिज़ीज़ है, वैसे नहीं है। तो पहले कैंसर को समझना ज़रूरी है। नॉर्मली अपने बॉडी में सेल्स रहते हैं, वो रेगुलरली डिवाइड होते हैं और फिर मर जाते हैं। लेकिन कैंसर सेल्स अलग रहते हैं क्योंकि ये कैंसर सेल्स दे कीप ऑन डिवाइडिंग और वो मरते नहीं हैं और वो डिसऑर्डरली फैशन में डेवलप होते रहते हैं। तो यही कैंसर की बात रहती है। और पेशेंट्स को लगता है कि कैंसर किसी एक कारण की वजह से होता है, वैसे नहीं है। कैंसर के बहुत सारे कारण रहते हैं और शरीर में 200 से ज़्यादा कैंसर होते हैं, जो आदमी या औरत में हो सकते हैं। अगर इंडिया में देखा जाए, तो प्रोस्टेट कैंसर की मात्रा जो है, इट इज़ वन ऑफ द टॉप लीडिंग ऑफ द 10 कैंसर्स इन इंडिया, अपार्ट फ्रॉम लंग कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर एंड कोलोन कैंसर। मेजर सिटीज़ में दिस इज़ द सेकंड या थर्ड मोस्ट कॉमन कैंसर व्हिच इज़ डिटेक्टेड। और आदमी लोग में डेथ, कैंसर की वजह से जो डेथ होती है, इसका 5वां मेजर कारण है प्रोस्टेट कैंसर। और यूरोलॉजिस्ट के पास जो केसेस जो देखते हैं ओपीडी में डिटेक्ट होने वाले कैंसर, उसमें 46% जो यूरोलॉजी कैंसर्स है, उसमें से प्रोस्टेट कैंसर सबसे कॉमन है। तो इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? तो बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हैं, ऐसे नहीं है कि कोई एक ही रिस्क फैक्टर है। तो एजिंग इज़ द मोस्ट कॉमन। जैसे उम्र बढ़ते जाता है, वैसे ही प्रोस्टेट कैंसर का रिस्क बढ़ते जाता है। दूसरा है रेस। रेस यानी अफ्रीकन अमेरिकन में ज़्यादा कैंसर की संभावना रहती है एशियन लोगों से। तीसरा फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री में अगर किसी समझो बुजुर्ग को कैंसर हुआ रहेगा, तो उसको बेटे को देयर इज़ अ 10% चांस कैंसर होने की संभावना है। अगर उसको भाई को कैंसर भी हुआ है, तो देयर इज़ अ 20% चांस ऑफ फैमिली हिस्ट्री, पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री। तो अगर देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री ऑफ प्रोस्टेट कैंसर, देन यू हैव टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस। तो यू हैव टू टेक द नेसेसरी स्टेप्स टू फॉर द अर्ली डायग्नोसिस ऑफ प्रोस्टेट कैंसर, वो मैं आपको बताऊँगा। डाइट डाइट में ऐसा बताया गया है कि हाई फैटी फूड और रेड मीट से कैंसर की संभावना बढ़ती है। फिर बाकी हार्मोन्स हार्मोन्स जैसे टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है, हाई टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है, उनसे भी कैंसर की संभावना बढ़ती है। फिर केमिकल्स में समझो पेशेंट टेस्टोस्टेरोन थेरेपी का इंजेक्शन ले रहे हैं, उससे भी कैंसर की संभावना बढ़ती है।
तो ये सब रिस्क फैक्टर्स है प्रोस्टेट कैंसर के बारे में। तो इनके सिम्पटम्स क्या रहते हैं प्रोस्टेट कैंसर के? तो कुछ भी सिम्पटम नहीं रहेंगे, और कभी सिम्पटम्स रहते हैं तो वो समझ में नहीं आता है कि ये कैंसर के सिम्पटम है। पर मेजॉरिटी अगर सिम्पटम दिखेंगे तो ये बीपीएच के ही सिम्पटम्स रहते हैं। जैसे बार-बार पेशाब जाना, फिर नाइट में पेशाब उठना, फिर पेशाब की धार धीमी होना, पेशाब करने के लिए बहुत टाइम लगता है, पेशाब करने के बाद पूरा पेशाब खाली नहीं होता है, पेशाब में ब्लड आ सकता है। तो ये सब सिम्पटम्स है, दे आर कन्फ्यूजिंग विथ बीपीएच आल्सो। तो प्रोस्टेट कैंसर में आइदर इट कैन बी अ बिनाइन और इट कैन बी अ मैलिग्नेंट। तो बिनाइन और मैलिग्नेंट में क्या फ़र्क रहता है? तो जैसे बिनाइन रहता है प्रोस्टेट कैंसर, इसका मतलब प्रोस्टेट कैंसर प्रोस्टेट के ये कैप्सूल के अंदरूनी अंदर वो बढ़ते रहता है। जब ये कैप्सूल के बाहर जाता है, तो इसको बोलते हैं मैलिग्नेंट। तो ये है प्रोस्टेट कैंसर के स्टेजेस है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज और फोर्थ स्टेज। तो पहला जो स्टेज है उसमें प्रोस्टेट कैंसर एक ही ग्लैंड के एक ही पार्ट में रहता है और उसकी साइज रहती है ऑलमोस्ट एक 1.5 से 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा। अगर वो 1.5 से 2 सेंटीमीटर से बढ़ जाता है तो उसको स्टेज 2 बोलते हैं, फिर भी वो प्रोस्टेट के ग्लैंड के अंदर ही है। अगर वो साइज में बढ़ जाता है और आजू-बाजू के जो सेमिनल वेसिकल्स है, वहाँ पे इन्वॉल्व करता है, तो उसको ग्रेड 3 बोलते हैं। ग्रेड 4 में यहाँ पे जो लिम्फ नोड्स रहते हैं, ये लिम्फ नोड्स को वो इन्वॉल्वमेंट करता है, या पीछे संडास की जो नलिका रहती है, जिसको रेक्टल कैनाल बोलते हैं, उसको इन्वॉल्व करता है, या आगे प्यूबिक बोन रहता है, उसको इन्वॉल्वमेंट करता है, तो उसको बोलते हैं ग्रेड 4। और लास्ट स्टेज इज़ द मेटास्टेटिक स्टेज। मेटास्टेसिस यानी पूरे लंग्स में, ब्रेन में, स्पाइन में सब जगह स्प्रेड हो जाता है। तो एडवांस स्टेज ऑफ कैंसर कैसे अवॉइड करें? तो इसके लिए अर्ली डायग्नोसिस जो है, यही उसकी कुंजी है। यू शुड बी रिस्पांसिबल फॉर योर ओन हेल्थ। तो अर्ली डिटेक्शन से कैसे मदद होती है? तो अगर देखा जाए तो द क्लॉक इज़ टिकिंग। इसका मतलब क्या है कि सर्वाइवल रेट जो है, अगर अर्ली डायग्नोसिस करेंगे तो उसमें सर्वाइवल रेट है 99%। और अगर लेट डिटेक्ट होता है, यानी जब प्रोस्टेट कैंसर स्प्रेड हो जाता है, तभी सर्वाइवल रेट रहता है 31%। तो आप देख सकते हैं बहुत सारा फ़र्क है। तो अर्ली डिटेक्शन इज़ वेरी हेल्पफुल इन प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ प्रोस्टेट कैंसर। तो आपने तो बताया कि प्रोस्टेट कैंसर और बीपीएच के सिम्पटम्स तो सेम सेम है, तो फिर अर्ली डायग्नोसिस कैसे करने का है? तो इसके लिए आपके यूरोलॉजिस्ट के पास एनुअल आपको जाँच करानी चाहिए। तो इसमें जाँच में यूरोलॉजिस्ट 2 प्रकार की जाँच करते हैं, एक पीसा टेस्ट है और दूसरा डिजिटल रेक्टल एग्ज़ामिनेशन। तो डिजिटल रेक्टल एग्ज़ामिनेशन यानी क्या है, कि आपके यूरोलॉजिस्ट जो है, आपके संडास के रास्ते से आपके प्रोस्टेट ग्रंथि को फ़ील करेंगे। उससे उनको मालूम पड़ेगा कि प्रोस्टेट की ग्रंथि हार्ड है कि सॉफ्ट है। अगर हार्ड है तो ये कैंसर के इसमें जाता है। दूसरा है पीएसए टेस्ट। पीएसए टेस्ट एक ब्लड टेस्ट है, इसमें आपका ब्लड निकाला जाएगा और वो लेबोरेटरी में भेजा जाएगा टेस्टिंग के लिए। पीएसए में स्टैंड्स फॉर प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। नॉर्मल वैल्यू इसकी रहती है 0 टू 4, बॉर्डर लाइन रहती है 4 टू 10 और पॉजिटिव रहती है 10 से ज़्यादा। 95% प्रोस्टेट कैंसर में ये पीएसए बढ़ जाता है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि नॉन कैंसरस केसेस में भी ये पीएसए वैल्यू बढ़ जाता है। जैसे प्रोस्टेट में इन्फेक्शन रहेगा, या पेशेंट को कैथेटर डाला है, या पेशेंट को मार लगा है नीचे जेनिटल्स पे, तो तभी भी ये पीएसए बढ़ सकता है। तो ये टेस्ट कभी करवाने चाहिए? तो 40 उम्र से ज़्यादा उसमें डिजिटल रेक्टल एग्ज़ामिनेशन चालू करना चाहिए। 50 साल से ज़्यादा पेशेंट्स में पीएसए का टेस्ट करना चाहिए। अगर स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री रहेगी, यानी घर में किसी को कैंसर हुआ है, तो 45 पच के उम्र से ज़्यादा ये टेस्ट चालू करने चाहिए। अर्ली एंड प्रॉपर डायग्नोसिस से कैंसर का सर्वाइवल बढ़ जाता है। अगर पीएसए ज़्यादा है, तो फिर आपके डॉक्टर क्या करेंगे? तो जैसे मैंने बताया, वो एक यूरिन कल्चर करेंगे, क्योंकि इन्फेक्शन से भी प्रोस्टेट पीएसए बढ़ सकता है। अगर इन्फेक्शन रहेगा तो उनका एक एंटीबायोटिक कोर्स देंगे। अगर फिर भी पीएसए बढ़ा हुआ ही है, तो फिर एक ट्रांस रेक्टल सोनोग्राफी रहता है, जिसको संडास के रास्ते से सोनोग्राफी करते हैं, और चाहिए तो फिर उसमें कुछ सस्पिशियस दिखेगा, फिर उसका बायोप्सी करते हैं। बायोप्सी से अपने को पता चलता है कि कैंसर है कि नहीं है। प्रोस्टेट कैंसर की ट्रीटमेंट्स क्या है? अगर प्रोस्टेट कैंसर प्रोस्टेट के अंदर ही रहेगा, तो हम सर्जरी से प्रोस्टेट ग्रंथि को पूरा निकाल सकते हैं। दैट इज़ बाय
दैट इज कॉल्ड रेडिकल प्रोस्टेक्टमी। अभी ये जो रेडिकल प्रोस्टेक्टमी है, पूरे पहले के ज़माने में ओपन तरीके से करते थे, यानी चीर-फाड़ के मदद से करते थे। आजकल बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो गए, तो पहले तो लेप्रोस्कोपी से करते थे, आजकल हम रोबोटिक से करते हैं। तो ये रोबोटिक जो है, इसमें रोबोट अंदर ऑपरेशन करता है और बाहर सर्जन रोबोट को कंट्रोल करता है। तो रोबोट से दिस इज़ अ मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी और उसमें ज़्यादा ब्लड लॉस भी नहीं होता है और इसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं एंड ऑल्सो इट इज़ कवर्ड इन द इंश्योरेंस। बाकी अगर प्रोस्टेट कैंसर बड़ा रहेगा, तो उसके लिए हम हार्मोन्स दे सकते हैं, जिसको हार्मोनल थेरेपी बोलते हैं, या वी कैन स्टार्ट हिम ऑन कीमोथेरेपी, या फिर हम रेडिएशन दे सकते हैं। उसमें 2 प्रकार के रेडिएशन देते हैं, जिसको एक्सटर्नल रेडिएशन और ब्रैकीथेरेपी यानी इनसाइड रेडिएशन। तो इसमें से अच्छा ऑप्शन चुनना स इट इज़ इम्पोर्टेंट टू चूज़ द राइट ऑप्शन। उसके लिए आपको सही यूरोलॉजिस्ट, सही यूरो ऑन्कोलॉजिस्ट और सही रेडिएशन थेरेपिस्ट की ज़रूरत रहती है। तो अगर ये हम ध्यान में रखेंगे, तो हम प्रोस्टेट कैंसर पे मात कर सकते हैं। तो थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक्स फॉर अटेंडिंग माय सेशन।